Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, ज्योग्राफी के इस 4th चैप्टर एग्रीकल्चर के आज हम आपको सेकंड वीडियो लेक्चर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले इस 4th चैप्टर के हम ऑलरेडी 1 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं और उस वीडियो लेक्चर में हमने बात की एग्रीकल्चर की, साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी देखा। हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़े, जैसे कि सब्सटेंसेस फार्मिंग, जिसके और 2 टाइप है, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन। जी हाँ स्टूडेंट, इन सब का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहला प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा था और हमने जाना था कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी उसे कहा जाता है। तो उसी टॉपिक को हम आगे आज प्रोसीड करेंगे और पढ़ेंगे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। और हम ये भी बात करेंगे कि जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यानी कि इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग होती है, वो क्या होती है, और कमर्शियल फार्मिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर भी शुरू कीजिए। तो बिना कोई समय गवाए चलिए आज के अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जो भी प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग होती है उसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जी हाँ स्टूडेंट, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्लैश एंड बर्न, स्लैश का मतलब साफ करना और बर्न का मतलब होता है जलाना। तो किसी स्मॉल पैच ऑफ लैंड को जलाकर साफ कर देना, है ना, साफ करते उसे जो भी कचरा बचता है उसे जला देना, इसको क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि इसे जूमिंग कल्टीवेशन का भी नाम दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी में आपको बता दूं, अगर आपको याद ना हो फिर भी तो देखिए, मुझे पता है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद होगा, लेकिन फिर भी हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जूमिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था इसके पहले कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसमें क्या होता है, फार्मर्स जनरली फॉरेस्ट में किसी एक जगह को, जी हाँ, फॉरेस्ट के एक लैंड को साफ करते हैं, उसे क्लियर करते हैं, वहां के पेड़ काटते हैं, वहां की झाड़ियां वगैरह काट के उस चीज को वहीं पर जला देते हैं और राख बन जाती है ना, और उसी राख में प्लो करके क्या करते हैं, खेती करते हैं। स्टूडेंट, जो ऐश होता है वो नेचुरल मैन्योर का काम करता है, जो फर्टिलिटी बढ़ा देता है। और आपको पता है कि जंगल में जब पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं तो ह्यूमस फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जिससे फर्टिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होती है जंगल में। तो जंगल के उस एरिया में ज्यादा खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनफैक्ट उसमें अलग से फर्टिलाइजर तो फार्मर्स तो डालते ही नहीं है। फार्मर्स या ट्राइबल्स जो भी इस प्रकार की खेती यानी कि प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर खेती करते हैं, वो उसमें फर्टिलाइजर डालते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है वो जंगल में खेती कर रहे हैं। और उस जगह को खेती कर लेने के बाद 1-2 साल तक खेती करने उसके बाद छोड़ दिया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, जब उस लैंड को खेती करेंगे, जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है नेचुरल, तो उस जमीन को छोड़ देते हैं वैसे का वैसा, फिर एक नई जमीन पकड़ते हैं, वहां की जमीन को खाली, वहां पे पेड़ पौधे जलाते हैं, फिर वहां के लैंड को क्लियर करके वहां खेती करते हैं। तब तक ये 2-3 सालों में पिछली जमीन थी ना, वो फर्टिलिटी वापस आ जाती है वहां पर, तो फिर तीसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे करते करते फार्मर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसलिए इसको जूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। जूम करना मतलब JHUM, जूम का मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना, घूमते रहना, घुमक्कड़ जिसको बोला जाता है। जी हाँ, इस जूम का मतलब ही क्या होता है, घुमक्कड़, यानी घूमते हुए खेती करना। एक जगह खेती की, फिर उसके बाद कहीं से और जमीन पर खेती की, उस तरह से। लेकिन नॉर्मल फार्मिंग तो आप जानते हैं स्टूडेंट, जैसे आपके यहाँ खेत होगा, आप किसी जान पहचान में अगर खेत है तो खेत फिक्स है, परमानेंट, आपने खरीदा बाकायदा ना, फिक्स है, परमानेंट लैंड है, इसे घूम घूम कर यहाँ वहां खेती नहीं की जाती है उस पर, ठीक। तो घूम घूम कर खेती करना, उसी को जूमिंग कल्टीवेशन कहा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस और फार्मर्स इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली बात, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जी हाँ स्टूडेंट, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जंगल के जमीन के टुकड़े को क्लियर पैच, पैच मतलब जमीन का एक हिस्सा या टुकड़ा कह लीजिए आप ना, पूरा जंगल ही साफ नहीं कर देते, एक हिस्सा, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड बर्न इट फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जी हाँ, वो एक फॉरेस्ट लैंड के जंगल के एक भाग में से एक टुकड़ा, एक हिस्सा क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी खेती वाला कार्य वहां पर कर सके। इसमें फार्मर्स या फिर ट्राइबल्स, है ना, जनरली तो स्पेशली इसको ट्राइबल्स ही करते हैं, हम भी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट लैंड यानी जंगल का जो जमीन होता है, जंगल के लैंड में से किसी एक टुकड़े को, एक हिस्से को क्या करेंगे, वो लोग क्लियर कर देंगे, झाड़ियां वगैरह काट देंगे, पेड़ काट देंगे और वहां पर उसे जला देंगे। जलने से वो राख जो होगी, ऐश बनेगी, वो ऐश जो है, राख जो है, वो खेत में ह्यूमस का काम कर देगी, फर्टिलाइजर का काम कर देगी, किसान उसी को फ्लो करते हैं और खेती करते हैं, ठीक।
दे लीव द पैच फॉर 1 or 2 year आफ्टर द लैंड हैज लॉस्ट इट्स प्रोडक्टिविटी। जब लैंड का उपजाऊपना उसकी पैदावार खत्म हो जाती है ना, लैंड अब ज्यादा उगा नहीं पाता। मान लीजिए किसी लैंड को क्लियर किया, वहां पे खेती की, रबी क्रॉप निकाली, वहां खरीफ क्रॉप निकाली, जैद निकाली, अगले 2-3 साल तक खेती करते रहे उसके ऊपर, फिर 3-4 साल बाद पता चला है कि उस लैंड में अब ह्यूमस बहुत कम हो गया, क्योंकि अब तो वहां पेड़ नहीं है। पहले पेड़ थे उस पे, तो जमीन में फर्टिलिटी थी, पर पेड़ तो काट दिए, जला दिए गए, तो अब उसमें फर्टिलिटी नहीं रहेगी। और एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर तो किसान डालते नहीं है, अब एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं तो खेत में प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी। तो क्या होता है, किसान उसको छोड़ के अगली लैंड पकड़ लेते हैं, दूसरी जगह पर जाके वही काम, पूरी प्रोसेस वही होगी। फिर से क्या प्रोसेस, क्लियर करेंगे उस फॉरेस्ट लैंड के पैच को, ताकि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सके, यानी पूरी प्रोसेस फिर से दोहराएंगे वो दूसरी जगह पर। अगर जब तक वो प्रोसेस करेंगे, आप वहां पर 2-3 साल खेती करेंगे, तब तक पुरानी वाली जमीन पे फिर से क्या हो जाता है, कुछ ही समय में क्या हो जाता है, वहां पे फिर से फर्टिलिटी वापस आ जाती है जंगल की। तो इस तरह से घूम घूम के खेती करते रहते हैं साइकिल की तरह। पहले जमीन पे की, उसकी फर्टिलिटी आई, फिर दूसरी जगह पहुंचे, फिर तीसरी जगह, ऐसा स्टूडेंट चलता रहता है। ठीक, देखिए, दे लीव द पैच फॉर 1 or 2 year। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, उस पैच को, जमीन के टुकड़े को 2 या 1 साल के लिए, फॉर 1 or 2 year तक छोड़ देते हैं, ऐसे खाली। आफ्टर द लैंड हैज लॉस्ट इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक, जब लैंड क्या करेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी खो देगा, अब लैंड में से कुछ ज्यादा पैदा नहीं होगा, अच्छी फसल नहीं उग पा रही होगी क्योंकि ह्यूमस खत्म हो गया है, तो उस जमीन को 1-2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। इन द कोर्स ऑफ टाइम द लैंड इज रिप्लेनिश्ड विद न्यूट्रिएंट्स। इन कोर्स ऑफ टाइम यानी कि कुछ समय के अंतराल। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब कहा गया है कि कुछ टाइम पीरियड में, कुछ टाइम पीरियड का मतलब हो सकता है कि 2-3-4 ईयर्स, ऐसा कहा गया, ऐसा नहीं 2-3 डेज है, 2-3 मंथ्स भी नहीं, ईयर्स लगते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम द लैंड इज रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश मतलब होता है फिर से वापस आ जाना, है ना। लैंड इज रिप्लेनिश्ड विद न्यूट्रिएंट्स, उसमें फिर से वापस न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैटर आता है, मतलब ह्यूमस आ जाता है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, फिर से वापस आ जाती है वैसी की वैसी। ठीक, हियर फार्मर ग्रो क्रॉस फॉर देयर बेयर सस्टेनिंग ओनली। और यहाँ पर वो फिर से खेती करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, यानी अपने परिवार को पालने के लिए, अपने दूसरी जरूरतों के लिए बस कर पाते हैं, यानी कि वो पैसा कमाने के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए यहाँ पर फार्मिंग नहीं की जा सकती है। ठीक, काम चलाओ खेती आप कह सकते हैं, बेयर सस्टेनिंग मतलब काम चलाओ खेती वो लोग करते रहते हैं इस लैंड के ऊपर। कौन लोग, फार्मर लोग। कब ये होता है, जब वो एक फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर लेते हैं, पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए, फिर फसल निकालने से, बार बार फसल निकालने से उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है ना, लॉस्ट इट्स प्रोडक्टिविटी, तो उसको छोड़ देते हैं ना। और इन कोर्स ऑफ टाइम लैंड इज रिप्लेनिश्ड विद न्यूट्रिएंट्स, और कुछ ही समय में वो लैंड जो है रिप्लेनिश हो जाती है, किससे, न्यूट्रिएंट्स से। आगे देखते हैं, हियर फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फॉर देयर बेयर सस्टेनिंग ओनली। और यहाँ पर फार्मर सिर्फ और सिर्फ अपने काम चलाने के लिए, अपना काम चलो आजीविका चलाने के लिए ही क्या करते हैं, खेती करते रहते हैं। स्टूडेंट्स आगे देखिए, दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज द नेचर। अब इस टाइप की शिफ्टिंग से होता क्या है, एक जगह पहले खेती की, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के पहले इस हिस्से पर खेती किया, ठीक, इसको खेती किया, तो क्या उन्होंने क्या किया, इसको खेती किया पूरा, ठीक, पैच ऑफ लैंड। अब इसको क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, उन्होंने पूरा इससे खेती किया, ठीक, अब उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, अब उस लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, क्या करेंगे, उसको छोड़ के पहुंच जाएंगे इस एरिया में खेती करने। अब वो यहाँ पे खेती करेंगे, तो जब तक वो यहाँ पर खेती करेंगे कई सालों तक, तब तक क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ की फर्टिलिटी वापस आ जाएगी, यहाँ के न्यूट्रिएंट खत्म आ जाएंगे, वापस रिप्लेनिश हो जाएंगे, तो फिर यहाँ खेती करेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी खेती भी खराब होगी, तो इसको छोड़ छोड़ के क्या करेंगे, फिर वो इस एरिया में पहुंचेंगे, यहाँ खेती करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तब तक यहाँ की फर्टिलिटी आ जाएगी, यहाँ की फर्टिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से फार्मर लोग क्या करते हैं, करते रहते हैं। इस तरह की शिफ्टिंग से फायदा यही होता है, दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज द नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जी हाँ, नेचुरल प्रोसेस से सॉइल की फर्टिलिटी को फिर से रिप्लेनिश होने का मौका मिलता है। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज द नेचर, इस टाइप की शिफ्टिंग जो है वो नेचर अलाउ करती है टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जी हाँ, रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से सॉइल की फर्टिलिटी फिर से वापस आ जाती है। और स्टूडेंट देखते हैं आगे, बट द लैंड प्रोडक्टिविटी इज क्वाइट लो एज फार्मर्स डू नॉट यूज फर्टिलाइजर एंड अदर मॉडर्न इनपुट्स। लेकिन कितनी भी यहाँ पे फर्टिलिटी रिप्लेनिश होकर वापस आ जाए, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा फर्टिलिटी नहीं रहती जितनी पहले थी, क्योंकि पहले यहाँ पर पेड़ थे तो पेड़ों से ह्यूमस आता था, पेड़ों के पत्ते झड़ते थे, बट पेड़ जब काट दिए गए तो 1-2 साल के अंदर पेड़ बड़े नहीं हो जाते, 1-2 साल में नए पेड़ नहीं आ जाएंगे, वो पेड़ इतने सारे पत्ते नहीं झड़ा देंगे वहां पर कि ह्यूमस ढेर सारा हो जाए। जी हाँ स्टूडेंट, इसीलिए क्या होता है, उस लैंड पे भले ही वहां पे फर्टिलिटी बढ़ जाए, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती, उतनी ज्यादा नहीं रहती है कि पहले जितनी खेती की जा सके।
वही बात यहाँ पर कही है, बट द लैंड प्रोडक्टिविटी इज क्वाइट लो, अभी भी थोड़ा लो ही रहता है। एंड फार्मर्स डू नॉट यूज एज फार्मर्स, क्योंकि फार्मर क्या इस्तेमाल नहीं करते, फार्मर्स एंड अदर मॉडर्न इनपुट्स, ना ही फार्मर यहाँ पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ना ही मॉडर्न टूल्स का, ना ज्यादा इरिगेशन का, इन सब चीजों का इस्तेमाल फार्मर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर सिर्फ सस्टेनिंग के लिए, बेयर सस्टेनिंग यानी सिर्फ काम चलाऊ खेती की जाती है और कोई दूसरी खेती नहीं हो पाती है। ठीक है, इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जी हाँ, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इवन हमारे कंट्री में भी अलग अलग रीजन भी इसको अलग नाम से जानते हैं। इसका कारण भी स्टूडेंट्स, कारण हम आपको बताएंगे। जैसे इसे मिल्पा भी बोलते हैं, जूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, कई जगह मिल्पा बोलते हैं इसे, मैक्सिको जैसे एरियाज में। जी हाँ, अमेरिका और मैक्सिको जैसे इसको मिल्पा भी बोलते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग नामों से जानते हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट में। अभी क्यों जानते हैं इसका सवाल हम आगे लेंगे, और पहले देख लीजिए एक और पॉइंट, इट आल्सो कॉजेज हार्म टू एनवायरनमेंट, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह की खेती क्या करती है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कॉजेज हार्म टू एनवायरनमेंट। जी हाँ, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करता है, लैंड डिग्रेडेशन करता है। कैसे, हमने एक जगह की जमीन को साफ किया, उसे खाली छोड़ के दूसरे जगह खेती करने पहुंच गए, फिर जब तक जिस लैंड को हमने छोड़ा था वो लैंड पे ना कोई ट्री है ना कोई प्लांट है, क्योंकि हमने अभी तक खेती किया था। खेत और जमीन को आप देखते हो पूरा खुला होता है मिट्टी उसकी, तो जैसे ही बारिश आएगी वहां का पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो सेटल्ड नहीं है, भुरभुरी मिट्टी है। क्यों, उसमें हल चला है, प्लो चला है, तो जैसे ही पानी आएगा मिट्टी बह जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो गया। जी है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा इसके पहले भी प्रीवियस क्लासेस में, है ना, कि सॉइल इरोजन होता है बहुत सारी चीजों से, है ना, बहते हुए पानी के साथ सॉइल इरोजन होता है। जैसे कि उसे रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट, रॉक डैम, है ना, बनाए गए थे, ऐसे प्रोसेस थी। आपने प्रीवियस क्लासेस 8th में ज्योग्राफी चैप्टर में पढ़ा होगा एग्रीकल्चर में। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही सब यहाँ पर हुआ है, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो इन्वायरमेंट को क्या पहुंचाता है, नुकसान भी पहुंचाता है। और इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को कंट्री में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये बात की हमने किसकी, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कंट्री के किस पार्ट में इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किस नाम से जानते हैं, और इसको अलग अलग नाम होने के कारण क्या है, एक ही नाम से क्यों नहीं जानते, क्या जरूरी था इतना सारा नाम होने का ना, क्या कारण है इसकी, क्या वजह है इसके पीछे, चलिए हम जानते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। हमने देखा कि प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग का एक और नाम है जिसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसका हमने इंट्रोडक्शन दिया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि स्लैश बर्न एंड एग्रीकल्चर को जूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। हमने इसके में पढ़ा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस की जाती है। किसान एक जगह पर खेती करता है, उस जगह छोड़कर कहीं और खेती करने चला जाता है ताकि वहां फिर से फर्टिलिटी आ जाए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जूमिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। मेनली ये ट्राइबल्स तो परफॉर्म करते हैं और ये फॉरेस्ट लैंड पर अक्सर होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग को अधिकतर तो फार्मर्स या ट्राइबल्स लोग करते हैं, मतलब वही ट्राइबल लोग जो फार्मिंग करते हैं, यानी कि मेनली ट्राइबल्स लोग करते हैं। और आपको स्टूडेंट पता होगा कि ट्राइबल्स लोग अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, खुद की नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, यानी अलग रीजन के ट्राइबल्स को उस जूमिंग कल्टीवेशन या फिर उस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग नाम से जाना जाता होगा। जी हाँ, जैसे मान लीजिए कि एमपी के ट्राइबल्स हैं, तो एमपी के ट्राइबल स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अपनी भाषा में कुछ और कहेंगे। छत्तीसगढ़ के ट्राइबल है तो छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल्स होंगे वो अपनी भाषा में उसे कुछ और कहेंगे। वियतनाम है, दूसरी कंट्री होगी, अमेरिका हो गई, इन जो भी कंट्रीज में जो जो ट्राइबल लोग होते होंगे उनकी भाषा अलग है, तो उनकी भाषा में उसको नाम भी अलग दिया होगा। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में इसे पेंडा या पोड़ू कहा जाता है। जी हाँ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को आंध्र प्रदेश में या तो उसे पेंडा कहते हैं या फिर पोड़ू कहते हैं। तो ये सारी बातें हम जानेंगे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नामों से कैसे जानते हैं, किन किन नामों से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सवाल का जवाब क्या, हमने कहा था कि क्या रीजन है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम से जानते हैं, क्या कारण है भाई, क्योंकि इतना एक ही नाम तो काफी होना चाहिए ना। लेकिन स्टूडेंट्स, एक ही लैंग्वेज तो नहीं है इंडिया में, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी अलग अलग लैंग्वेज बिलोंग करती है, अलग अलग लैंग्वेज बोलती है, जिसकी वजह से इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम भी क्या है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग भाषा में अलग अलग पड़ गया है। तो उन्हीं अलग अलग नामों को हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं कि 4 नाम दे देगा, उसमें से पूछेगा कि आंध्र प्रदेश में जूमिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, या फिर आपको एक नाम देगा, जैसे फॉर एग्जांपल पेंडा, नेम दिस
type of slash and burn agriculture where it is known in which state, in which part of India it is slash and burn agriculture known as पेंडा और पोड़ू। तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये तो आंध्र प्रदेश में पेंडा या पोड़ू के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से वन वर्ड में पूछा जा सकता है, चाहे आपको चूज द करने में पूछ दे या फिर वन वर्ड या वन सेंटेंस में पूछ दे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट नेम्स हैं हमारे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के। तो स्टूडेंट्स The primitive method of farming is practiced in many parts of world by different names। जी हाँ, इस primitive method को, ये जो primitive subsistence farming method है यानी कि slash and burn agriculture है, उसे दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जानता है। इवन इंडिया में भी इसको अलग अलग रीजन के अलग अलग नाम बताए गए हैं इसके। जी हाँ स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर दिया गया मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप पूरे नाम याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बता रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट जो है जितना उतना ही मैंने उससे आगे लिखा हुआ है। इट इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये मिल्पा के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं बोल्ड में लिखा है मिल्पा। तो जो हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसे मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। जी हाँ, मेक्सिको मिल्पा, याद रखिए MM, ठीक है। तो ये तो आसान, थोड़ा ध्यान रख पाएंगे आप। मेक्सिको जो है अमेरिका से टच है एकदम, तो अमेरिका और मेक्सिको मिल्पा, ध्यान रखिएगा। इट इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। ये वाला क्वेश्चन आया भी था कि मिल्पा जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम किस रीजन में बोला जाता है, तो याद रखना था मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं कोनुको। कोनुको बोलते हैं कहां पर, वेनेजुएला में। जी हाँ, कोनुको कहते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला स्टूडेंट एक ऐसी कंट्री है जहां पर रोटी का पेड़ होता है। रोटी का पेड़ मतलब वहां पे एक फ्रूट उगता है जिसे कहते हैं ब्रेड फ्रूट ट्री कहते हैं। जी हाँ, उसे ब्रेड फ्रूट ट्री कहते हैं। उस फल को, उस फ्रूट को क्या करते हैं, आग के ऊपर सेकते हैं, भूनते हैं, तो उसमें रोटी जैसे बबल जैसे फूट जाता है, उसमें आ जाता है रोटी शेप में कुछ कुछ आ जाता है वो फ्रूट, तो उसको खाते हैं। इसको ब्रेड फ्रूट ट्री बोलते हैं, रोटी का पेड़ बोलते हैं उसे। वेनेजुएला में पाया जाता है वो, ठीक। बस ऐसे ही फन फैक्ट बता दिए। इसे रोका इन ब्राजील बोलते हैं। जी हाँ, इसे मिल्पा मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका, फिर बोलते हैं कोनुको वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। लदांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। जी हाँ स्टूडेंट, इन नामों से जानते हैं। मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, कोनुको कहां पर, वेनेजुएला में, रोका कहां पर, ब्राजील में, मसोले कहां पर, सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया में और रे इन वियतनाम। इन नामों से इसे जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में इसे किन किन नामों से जानते हैं। इंडिया में जो अलग अलग पार्ट हैं, उन इंडिया के अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी से किस नाम से जानती हैं। देखिए, इंडिया में इट इज नोन एज बेवार और दहिया। जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश के इलाके में तो इसे बेवार और दहिया कहते हैं। जी हाँ, इन इंडिया इट इज नोन एज बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश। जी हाँ, हमारा जो मध्य प्रदेश का इलाका है, जो हमारा मध्य भारत है, उसमें इसे किस नाम से जानते हैं, बेवार और दहिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए इसका नाम दो दो रखा हुआ है। बेवार के नाम से जानते हैं और दहिया के नाम से भी इसे जानते हैं। तो देखिए आगे, पोड़ू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश। पहले ही मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आंध्र प्रदेश में इसे पोड़ू और पेंडा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ दो नाम से जानते हैं, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, दो तरह की ट्राइबल कम्युनिटी होगी, इसलिए पोड़ू और पेंडा के नाम से जानते हैं। पामा दाबी कोमन ब्रिंगा। जी हाँ, पामा दाबी कोमन और ब्रिंगा। हे भगवान, बच्चों की जान ले लो, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम बनाए कि बच्चों को याद रखने में डिफिकल्ट। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, फिर भी कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आपको याद रहे, ठीक। इसे पामा दाबी या फिर कोमान या फिर ब्रिंगा कहते हैं। कौन सी, कहां पर, उड़ीसा में। जी हाँ, पामा दाबी कोमान या फिर ब्रिंगा, पामा दाबी कोमान या फिर ब्रिंगा, पामा दाबी कोमान या फिर ब्रिंगा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, तीन है, पामा दाबी कोमान ब्रिंगा, कहां पर, ओडिशा में। याद रखिए, तीन नाम है, तो स्पेशल है तो इससे याद रखिए, जो स्पेशल, जैसे मिल्पा स्पेशल है तो याद कर लीजिए, बेवार और दहिया मध्य प्रदेश याद कर लीजिए, पामा दाबी कोमन ब्रिंगा तीन नाम है इसलिए याद कर लीजिए, कहां पे, ओडिशा में। जो डिफिकल्ट थोड़ा सा अलग है, हट के है, स्पेशल लगता है, तो उसे याद कर लीजिए, वो पूछा जा सकता है, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कुमारी इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में इसको क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं। वालरे या फिर वॉल्ट्रे कहां कहते हैं इसे, साउथ ईस्ट रीजन में, साउथ ईस्ट राजस्थान में। जी हाँ सॉरी, साउथ ईस्ट राजस्थान जो है, साउथ और ईस्ट पार्ट में जो भी राजस्थान है उसे क्या कहते हैं, वॉलरे या फिर वॉल्ट्रे कहते हैं। और जो खिल इन हिमालयन बेल्ट, हिमालय बेल्ट जो है यानी अपर पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट के जस्ट ऊपर में जो एरिया है उसमें क्या बोलते हैं, इसको खिल कहते हैं, खिल इन हिमालयन बेल्ट। और कुरुआ इन झारखंड। जी हाँ, कुरुआ इन झारखंड। जूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यूपी बिहार वाला जो एरिया, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर उधर का जो भी एरिया है ना, उसे क्या बोलते हैं, इसे जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं, जूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जूमिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज पमलोऊ इन मणिपुर, मणिपुर में इसको पमलोऊ कहते हैं। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में से दीपा कहते हैं, लड़की का नाम लग रहा है, याद रखिएगा। फिर भी इट इज नोन एज
क्या है, पमलऊ इन मणिपुर एंड दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जी हाँ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे और बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ का, उसे क्या नाम दिया गया है, दीपा नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम। आप चाहे इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में इससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है, मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारा प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और उसके डिफरेंट नेम्स। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग की। देखते हैं कि क्या है इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, उसे कैसे किया जाता है। इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, जी हाँ स्टूडेंट्स, सब्सटेंसेस फार्मिंग के पहले टाइप यानी कि प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे अगले टाइप की, जो कि है इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, इंटेंसिव का मतलब होता है इसमें ज्यादा, इंटेंसिव का मतलब होता है ढेर, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत ज्यादा कुछ भी चीज जो है वो ज्यादा में अमाउंट लगे, है ना। मतलब जैसे लेबर का यूज होगा तो ज्यादा, इसमें इरिगेशन करेंगे तो ज्यादा, केमिकल फर्टिलाइजर देंगे तो ज्यादा, यानी कुछ भी ज्यादा करके प्रोसेस से जो भी प्रोडक्शन लेना है वो बहुत ज्यादा लिया जाए, जिससे उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग जिसमें जरूरत हो, सब्सटेंस से मतलब जरूरत तो पूरी करनी है लेकिन ज्यादा जरूरत पूरी करनी है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो उस ज्यादा डिमांड को पूरी करने के लिए जिस टाइप ऑफ फार्मिंग को करेंगे उसे कहेंगे सब इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। जरूरत को पूरा करने के जो फार्मिंग कहते हैं उसे सब्सटेंसेस कहते हैं, और ज्यादा जरूरत को पूरा करने के जो फार्मिंग होती है उसे इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग कहते हैं। तो देख लीजिए वो कैसे प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में, क्या क्या इसमें होता है उसी की हम बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज in India is practiced in areas where there is high population pressure on land. This type of farming in India is practiced in areas where there is high population pressure on land. जी हाँ, जिस भी लैंड पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है इंडिया के उस एरिया में ये खेती की जाती है। स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल बताते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल बताएंगे, इससे आप समझ पाएंगे। देखिए अगर आप समझो कि एक फैमिली है, फैमिली 1 जो है उसमें टोटल मेंबर्स हैं कितने, मान लीजिए 4 है ना, फैमिली 1.4 नाम देते हैं उसको, उसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर है, इसलिए 1.4 दिया। अब एक फैमिली ऐसी है, फैमिली वो होगी 2.8 है ना, वो फैमिली कितने लोग हैं, 2.8 हैं। चलिए तो ये हम देख पा रहे हैं। और ऐसा आपको एग्जांपल नहीं समझ में आया तो आपको एक और अच्छा बढ़िया एग्जांपल देखिए, इसको भी हम 2.4 ही मानते हैं, यानी 2 फैमिली है, इन दोनों फैमिली में क्या हो रहा है, 4 लोग हैं, ठीक है। और इनके पास क्या था, 1 एकड़ लैंड था, 1 एकड़, तो मतलब आपको एकड़ बहुत आसान समझता होगा, 1 एकड़ लैंड, ठीक है, दोनों के पास 1 एकड़ लैंड है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो 4 लोग का परिवार है, इधर भी 4 लोग का परिवार है, दोनों फैमिली 1 फैमिली 2, यहाँ पे 4 लोग का परिवार है। तो 4 लोग का परिवार का खाना तो एक लैंड से हो जा रहा है, 1 एकड़ की लैंड से बिल्कुल बढ़िया से हो जा रहा है, जितना भी अनाज इसमें उगता है वो लोग खा पी लेते, जरूरत पूरी हो जाती है, ठीक है, पूरा सही है। लेकिन आगे चल के क्या होता है, इस फैमिली 1 में 1.4 की जगह इसका हो जाता है 1.6, ठीक है, इसको हो जाता है 1.6, यानी इसमें मान लीजिए फैमिली में 6 मेंबर्स हो जाते हैं, ठीक, और लैंड तो उतनी ही है। अब मान लीजिए दूसरी फैमिली में क्या होता है, इस फैमिली में होता है 2.8 हो जाता है, ठीक है, लैंड उतनी है अभी भी, तो यहां पर भी 1 एकड़ लैंड है और यहां पर भी 1 एकड़ है। तो स्टूडेंट्स आप ये बताइए कि कौन ऐसे लोग होंगे या कौन सी ऐसी फैमिली होगी जो अपने लैंड से ज्यादा उगाने की कोशिश करेगी। जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है, सेकंड वाली फैमिली, क्योंकि इसमें लोग भी क्या है, ज्यादा है। पहले एक एकड़ खेत से 4 लोग के लिए खाना उगाता था तो आराम से उग जाता था, अब 6 लोग के लिए उगाना है तो थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो उग जाएगा। लेकिन अगर वही 4 की जगह 8 हो जाए फैमिली मेंबर्स, यानी डबल हो जाए फैमिली मेंबर, तब खेत थोड़ी ना डबल हो रहा है, 1 एकड़ का 2 एकड़ खेत बन गया, खेत को थोड़ी खींच के लंबा कर देंगे, खेत बड़ा कर देंगे आप, नहीं हो सकता ना। तो उसी खेत में से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लेना है। अब लैंड के ऊपर प्रेशर आ गया है कि सेम लैंड से 8 लोगों का खाना हुआ, पहले 4 लोग का खाना उगता था, नॉर्मल चल गया, कम प्रेशर है, ठीक है, फिर 6 लोग का खाना हुआ तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, लेकिन अब 8 लोग का फैमिली हो गया है ना, ज्यादा लोग हो गए तो अब तो प्रेशर पूरा डबल हो गया ना, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है। एक लैंड के ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है डिमांड को पूरा करने का, इनकी जरूरत पूरे करने का, तो जो खेती की जाती है ना वो क्या कहलाती है, इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। तो स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे। और ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं ना, ये फैमिली की कहानियां नहीं है, 2 फैमिली की कहानियां नहीं है, ये तो पूरे वर्ल्ड की कहानी समझ लीजिए आप। जमीन बढ़ते जा रही है, जमीन बोल रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते जा रही है, और जमीन जो है उतनी ही है, अर्थ हमारी उतनी ही है, हमारे इंडिया का मैप उतना ही है, उसमें खेती का लैंड जितना था फिक्स उतना है, अभी भी है। हम क्या कर रहे हैं, बस फॉरेस्ट को काट करके नया खेत बना दे रहे हैं, नया लैंड थोड़ी ला रहे हैं, बस फॉरेस्ट को काट के लैंड बना रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, तो नुकसान देखा है। तो ये बात हमें बहुत से जल्द समझनी होगी, ठीक।
तो चलिए आगे देखते हैं इसी बात को। आप समझ गए होंगे एग्जांपल के थ्रू क्यों इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग गर्मी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिससे डिमांड बढ़ जाती है। तो उसी लैंड से, उतने ही लैंड से अगर ज्यादा प्रेशर, उस लैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, सेम लैंड से ज्यादा उगाना है तो इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग करना पड़ेगा। सेम लैंड से अगर नॉर्मली उगाना, कम उगाना, ज्यादा नहीं उगाना है जितना था, तो उसको प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग से काम चल सकता है, क्योंकि भाई फैमिली का पेट भरना है, कम ही लोग हैं। लेकिन जब उससे ही बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे फैमिली में और उतने ही लैंड है तो ज्यादा उगाना पड़ेगा। ठीक, इससे तो बोलते हैं कि कम बच्चे होने चाहिए, फैमिली प्लानिंग करो, है ना, पॉपुलेशन कम बढ़ाओ, तो इससे क्या होगा, फायदा होगा, ज्यादा खर्चे नहीं होंगे, इसीलिए बोला जाता है। चलिए देखिए, इट इज ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। जो इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग है वो लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर ज्यादा लगते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको शुरुआत में बता दिए कि इसको इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ ज्यादा यानी कि इंटेंसिव होता है, ज्यादा होता है। ठीक, इसमें लेबर भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि ज्यादा लेबर रहेंगे तभी तो ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा, ज्यादा अच्छे से खेत को प्लो कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाल पाएंगे, ज्यादा अच्छे से उसमें क्या होगा, इरिगेशन कर पाएंगे, उसमें से घास ना, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ये सब कर पाएंगे। क्यों? जब ज्यादा लेबर होंगे तो। दूसरा, फार्मर्स यूज हैवी बायोकेमिकल इनपुट्स। इसमें फार्मर्स तो बहुत ज्यादा हैवी बायोकेमिकल इनपुट्स, यानी कि बायोकेमिकल मतलब क्या, बायोलॉजिकल केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि ढेर सारा खाद डालते हैं, ढेर सारी दवाई छिड़कते हैं कि कीड़े ना लगे, ढेर सारी दवाई छिड़कते हैं ताकि घास फूस ना उगे, है ना, वीडीसाइड्स डालते हैं उसमें, पेस्टिसाइड डालते हैं उसमें पेस्ट कंट्रोल के लिए, वीड्स के कंट्रोल के लिए, सब पढ़ चुके होंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट साइंस का 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर। जी हाँ, वही है, उसमें पढ़ा था ये सब। ठीक, इंटेंसिव इरिगेशन, ढेर सारा पानी देंगे, इतना भी पानी नहीं कि पूरी फसल ही डूब जाए, खराब हो जाए, इतना भी नहीं, बट जरूरत से जितनी जरूरत रहती है उतनी तो देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा भी देंगे इनफैक्ट कि ज्यादा उगे, है ना। सिर्फ मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे इरिगेशन के लिए। मानसून के ऊपर डिपेंड रहने से प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग हो जाएगा, और मानसून के ऊपर डिपेंड रहेंगे, कभी बारिश कम हो गई तो, लेकिन भूख तो उतनी ही रहेगी, मेंबर तो उतने चाहिए फैमिली में, प्रोडक्शन तो उतना ही चाहिए, इससे पानी देना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन। जी हाँ, अगर आपको प्रोडक्शन हायर है यानी सेम लैंड से ज्यादा उगाना है तो वी हैव टू गिव हैवी बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इंटेंसिव इरिगेशन एंड इंटेंसिव लेबर। जी हाँ, इंटेंसिव लेबर, हैवी बायोकेमिकल इनपुट और इंटेंसिव इरिगेशन। पहले ही बोले थे सब कुछ ज्यादा होगा, इनपुट्स भी देंगे तो हाई, इरिगेशन भी देंगे तो इंटेंसिव, लेबर भी रहेंगे तो इंटेंसिव, सब कुछ ज्यादा रहेगा इसमें। ठीक है, इट इज ए कॉमन इन इंडिया एज इट इज ए पॉपुलस कंट्री। जी हाँ, ये भारत देश में तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम सी बात है इस तरह की खेती। क्यों? क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ते जा रही है ना लगातार, कमाने वाले लोग कम हो गए हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी ज्यादा होगी। कितनी नौकरियां पैदा की जा सकती है, कितनी जॉब्स लाई जाएंगी जब पॉपुलेशन ही कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट 10 लाख लोगों के लिए जॉब लाती है, 5 लाख और पैदा हो जाते हैं। गवर्नमेंट 15 लाख के लिए आती है, 20 लाख और पैदा हो जाते हैं। तो कोई फर्क ही नहीं है, गवर्नमेंट कितना भी योजनाएं बना ले, कितनी भी स्कीम्स डाले, अगर पॉपुलेशन अनकंट्रोल रहे इसी तरह तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट को और हम लोग को ट्राई पहले ये करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल में हो, पॉपुलेशन लिमिटेड हो। चलिए, तो कहा यही गया है कि इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग जो है वो भारत जैसे एक बहुत ही पॉपुलस यानी कि बहुत ही जनसंख्या, बहु जनसंख्या वाले देश में क्या है, बहुत आम सी बात है। वेयर एरेबल लैंड इज लिमिटेड, जहां पर एरेबल यानी कि खेती योग्य लैंड, एरेबल का मतलब है एग्रीकल्चर लैंड, वो लैंड जिसपे खेती की जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, लैंड के टाइप होते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ऐसा लैंड जिसके ऊपर आप खेती कर पाएंगे उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। आप डेजर्ट में खेती नहीं कर सकते। क्या डेजर्ट एरेबल लैंड है? नहीं। आप माउंटेन्स के ऊपर, हिमालय माउंटेन जहां बर्फ पड़ती है वहां पे खेती कर सकते हैं? नहीं, वो एरेबल लैंड नहीं है। इट इज नॉन एरेबल लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, बंजर जमीन, बैरन लैंड भी कहते हैं, बंजर जमीन कहते हैं, जिसपे कुछ उगता नहीं है, कुछ उगाया नहीं जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसी तरह की चीजें होती हैं। दिस रिड्यूस द आउटपुट एंड इनकम फ्रॉम लैंड। अब ज्यादा खेती करना पड़ रहा है, ज्यादा लोग की डिमांड पूरी करनी है, तो क्या हो रहा है, खेत से प्रोडक्शन कम हो गया है और जो इनकम है वो भी कम हो गई है। दिस रिड्यूस्ड द आउटपुट एंड द इनकम फ्रॉम लैंड। जी हाँ, लैंड में हम जरूरत से ज्यादा खाद डालेंगे, जरूरत से ज्यादा पानी देंगे तो क्या होगा, अगर हम बायोकेमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो इससे क्या होगा, खेत की जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होंगे, नेचुरल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो मर जाएंगे। यानी हर साल खाद और जरूरत से ज्यादा देना पड़ेगा। बिना खाद के तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि नेचुरल जो फर्टिलिटी उसको हमने कैसे खत्म कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर डाल के। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने एक बार खेत में केमिकल फर्टिलाइजर डाला तो फिर उसमें हर बार से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका खेत है, आपके खेत में आपने 100 kg यूरिया दिया। यूरिया क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर। जिंक, ये भी केमिकल फर्टिलाइजर। फॉस्फेट, केमिकल फर्टिलाइजर। अगर मान लीजिए खेत में हमने यूरिया डाला 1 kg, ठीक, एक साल में, मतलब इस साल की खेती में हमने 100 kg यूरिया लगा हम लोग को, तो अगले साल के खेत में अगर हम 100 kg यूरिया डालेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल पहले की इसमें क्या था, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको कि एक खेत है उसमें नेचुरल फर्टिलिटी है,
NF नेचुरल फर्टिलिटी है, और उसमें हमने क्या डाला 100 kg यूरिया डाला, ठीक। तो प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 100 kg यूरिया में नेचुरल फर्टिलिटी भी थी। अब अगले साल क्या होगा, ये नेचुरल फर्टिलिटी ना उस साल कम हो गई, क्योंकि हमने अलग से केमिकल फर्टिलाइजर डाला। केमिकल फर्टिलाइजर नेचुरल फर्टिलिटी को कम करता है, तो अगले साल जो ये नेचुरल फर्टिलिटी है ना वो कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 100 डालेंगे ना तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो बढ़ाना पड़ेगा 110 ऐसा 115 kg ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक। और अगले साल फिर ऐसे ही 120 kg ऐसा बढ़ाते रहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये NF यानी कि नेचुरल फर्टिलिटी जो है ना खेत की, वो हर साल धीरे धीरे कम होती जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक। और तो और एब्सेंस ऑफ अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड पार्ट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंडिया में क्या होता है, खेती के अलावा जो दूसरा जीवन, हमारा जो जीवन जीने के लिए खेती के अलावा दूसरे मेथड ही नहीं है। यानी गांव में फॉर एग्जांपल सिर्फ खेती ही करते हैं सब लोग, खेती उनका मेन मकसद होता है, मेन मोटिव होता है, उनके पास एक मात्र जरिया होता है पैसे कमाने का, घर चलाने का। क्योंकि गांव के पास तो बहुत ज्यादा फैक्ट्रियाज नहीं होती हैं, गांव के पास ऐसी जॉब सर्विसेज नहीं होती कि वहां पे लोग, गांव में पहले तो एजुकेटेड कम है तो उनको ज्यादा हाई प्रोफाइल जॉब नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग हायर एजुकेशन के लिए शहर जाते हैं तो जॉब भी प्रीफर करते हो शहरों में, जिसकी वजह से क्या होता है, गांव में सिर्फ कम लोग, इलिटरेट लोग या फिर लेस एजुकेटेड लोग रहते हैं, और गांव में कोई फैक्ट्री आसपास नहीं होती, बड़ा ऑफिस नहीं होता कि उनको भी जॉब मिल पाए। तो उन लोग के पास एक ही ऑप्शन है कि वो क्या करें, खेती ही करें। तो एब्सेंस ऑफ अदर अल्टरनेटिव सोर्स, यानी कोई दूसरा सोर्स ही नहीं होता, एक ही सोर्स है क्या, खेती। अल्टरनेट सोर्स तो है ही नहीं दूसरा रास्ता, जिसकी वजह से लाइवलीहुड पुट्स एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, तो जितना पैसा कमाना खेती से कमाएंगे, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहीं और ध्यान मत लगाओ, ज्यादा ध्यान इसी पे लगाओ, ज्यादा प्रेशर इसी खेत में दो, ढेर सारा फर्टिलाइजर डालो, ढेर सारा इरिगेशन करो, ढेर सारे लेबर लगाओ, और क्या करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो यही करना पड़ेगा उनको, यही करते हैं वो लोग, जिसकी वजह से लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग की, है ना। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब एक लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए जब लैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उसे कहते हैं इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। और ये इंडिया जैसे कंट्री में कॉमन है, क्योंकि इंडिया बहुत ही पॉपुलस स्टेट है ना। लगभग तो अब तो 130 करोड़ के प्लस जनसंख्या जा चुकी है, लगभग 140 करोड़ भी हो जाएगा कुछ आने वाले समय में। दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन गया है इंडिया, और यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है स्टूडेंट। एक समय था स्टूडेंट्स की आजादी के वक्त लगभग 92% लोग खेती करते थे इंडिया में। जी हाँ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस वक्त 92% लोग इंडिया के खेती करते थे, जबकि सिर्फ 8% थे जो खेती करते थे, खेती के अलावा दूसरे काम करते थे बस, है ना, 8% लोग। लेकिन 92% से आज इंडिया में 55% लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं, यानी 92 से 55 बढ़ गए। तो ऐसा ही समय आया तो कुछ और लोग खेती छोड़ के क्या हो जाएंगे, दूसरे काम करेंगे। अगर सब लोग ऐसे खेती छोड़ते रहे तो जो दूसरे काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, आपके पेरेंट्स अगर जॉब में होंगे, वो जॉब करते हैं, तो वो खेती नहीं कर रहे, हम खेती नहीं कर रहे, लेकिन हमें भी फूड चाहिए, आपको ये फूड चाहिए, फूड देगा कौन लाकर, फार्मर। जी हाँ, लेकिन फार्मर्स ही नहीं रहेंगे, खेती ही नहीं करेंगे तो फूड कहाँ से मिलेगा। तो यही प्रॉब्लम वाली बात है, अगर हम खेती को डेवलप नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर में अच्छा डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, फूड की बहुत कमी हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स आप देखते होंगे किसान जब भी चुनाव आता है या नेता लोग जो होते हैं कोई पॉलिसी फॉर्म करते हैं, तो अक्सर किसानों की बात होती है, किसानों पे कर्ज माफ करो, किसानों को लोन दो, किसानों के लिए फैसिलिटी लाओ, किसानों की फसल का बीमा योजना, ऐसा कुछ भी लाया जाता है ना, बार बार किसानों की चीज पे ध्यान दिया जाता है, ताकि किसान डेवलप होगा तो एग्रीकल्चर डेवलप होगा, एग्रीकल्चर होगा तो हमें खाना मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, आप डेवलप होंगे, हम डेवलप होंगे। इसलिए स्टूडेंट्स इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग करना है, कर रहे हैं इंडिया में, करना नहीं है, कर रहे हैं, करने से तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग खेती करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे तो क्या होगा, फिर प्रोडक्शन ज्यादा होगा और हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। और जैसे आज हम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्टर है, अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर, वैसे आगे भी करते रहेंगे, वरना एक समय ऐसा है कि हमें बाहर से खरीदना पड़ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये बात की हमने इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग की। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हमने बात की स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है और उसके अलग नाम क्या हैं, और हमने देखा कि इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से देखते रहिए हमारे चैनल को और बने रहिए विद्यास्थली वाले सर।